हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की और उसके टाइप्स देखे थे हमने। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब की बात हमने कर ली थी। साथ ही साथ हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब भी देखा था। अगर बच्चों आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर ये देख रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, तभी समझ आएगा, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। बच्चों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है। जैसे अमीबा है, पहले हम ये समझेंगे कि अमीबा होता क्या है, ठीक, किस फाइलम से बिलोंग करता है ये, ठीक, फिर उसके डिटेल में जाएंगे। तो कोई सा भी टॉपिक हो बच्चों, पहले उसका बेसिक समझो और बेसिक समझने के बाद इन डिटेल जाओ, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहले हम समझेंगे बच्चों कि अमीबा होता क्या है। तो बच्चों, जो अमीबा है ये एक तरह का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यानी कि एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। अब प्रोटोजोआ क्या होता है बच्चों? प्रोटोजोआ एक टाइप का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। कहने को ये यूनिसेल्युलर है, बट ये यूकेरियोटिक होते हैं। क्या कहा, दोबारा सुनो मैंने, कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं या कहे तो जो प्रोटोजोआ जो होते हैं बच्चों, ये एक टाइप की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर है और यूकेरियोटिक है। अब तक आपने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मेनली प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। ठीक है, यूकेरियोटिक नहीं होते। यूकेरियोटिक सिर्फ मल्टी सेलुलर वाले होते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर सिर्फ प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, और यूकेरियोटिक होते हैं मल्टी सेलुलर वाले। लेकिन प्रोटोजोआ बच्चों ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होते तो यूनिसेलुलर है, बट इनके सेल्स यूकेरियोटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और अमीबा जो है बच्चों, अमीबा ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है। मतलब इससे पता चलता है कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और उसके सेल्स कैसे हैं बच्चों? अमीबा के यूकेरियोटिक सेल हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में कि अमीबा कहने को तो यूनिसेल्युलर है, बट ये यूकेरियोटिक है, क्यों? तो बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल से बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकेरियोटिक सेल ये ऐसे सेल होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और अमीबा के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे यूकेरियोटिक सेल में होता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि अमीबा जो है ये एक यूकेरियोटिक सेल है। ठीक है बच्चों, समझ आया क्यों कि अमीबा यूनिसेलुलर है बट इसके सेल्स यूकेरियोटिक होते हैं? क्यों होते हैं? यही रीज़न है, क्योंकि अमीबा के अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे एक यूकेरियोटिक सेल में होता है। ठीक वैसे ही अमीबा के सेल के अंदर भी एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इसके सेल्स यूकेरियोटिक नेचर के होते हैं। आई थिंक अब आपको अमीबा समझ आ गया होगा कि अमीबा है क्या। तो सिंपल से लाइन बताना कि अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके सेल्स यूकेरियोटिक नेचर के होते हैं। अमीबा के चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। और बच्चों, सेल वॉल का काम क्या होता है? किसी सेल को एक पर्टिकुलर शेप देना। तो जब अमीबा में कोई सेल वॉल ही नहीं है तो क्या अमीबा का कोई शेप होगा? नहीं, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ये इर्रेगुलर शेप्ड होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोटिक नेचर के होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक वेल डिफाइंड, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी कि अमीबा में सेल वॉल नहीं होती। और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? किसी भी सेल को एक पर्टिकुलर शेप देना। तो जब अमीबा कोई सेल वॉल नहीं है बच्चों, तो अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, मतलब कि अमीबा इरेगुलर शेप्ड होते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आई थिंक मुझे लगता है वो आपको अमीबा समझ आ गया होगा कि क्या है। तो अब न्यूट्रिशन देखेंगे अमीबा का। तो हमारा टॉपिक है आज का न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो बच्चों, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं जो लिखूंगा मैं बोल दूंगा। तो टॉपिक है हमारा आज का न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने आपको बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन लास्ट वीडियो में बता दिया है।
होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, हम कोई फूड लेते हैं और उस फूड को मुंह में रखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो फूड को मुंह में रखने के प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। फूड को मुंह में रख लिया, ठीक, फिर उस फूड को चबाते हैं। फूड के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं बच्चों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह, जो माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें न्यूट्रिशंस माउथ से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा भी कुछ इसी तरीके से अपने फूड को लेता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है बच्चों कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अमीबा में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो कह सकते हैं सिंपल सी लाइन में बच्चों कि अमीबा शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, अमीबा फूड लेगा, ठीक है, यानी इंजेशन होगा इसमें, मैंने बताया था फूड को माउथ में रखने के प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, यानी कि अमीबा में डाइजेशन भी देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा में क्या देखने के लिए मिलेगा, पहला इंजेशन देखने के लिए मिलेगा। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है बच्चों फूड को माउथ में रखना और उसको चबाना। तो फूड को माउथ में रखने के प्रोसेस को फिर उसको हम चबाते हैं, ठीक है, जिससे फूड में प्रेजेंट कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, यानी कि फूड को माउथ में रखने के प्रोसेस को। इंजेशन के बाद क्या होता है, और ऐसे ही अमीबा करता है, बिल्कुल अमीबा भी क्या करता है, फूड को कैप्चर करके अपने अंदर रख लेता है, यानी इंजेशन। फिर इंजेशन के बाद होता है बच्चों डाइजेशन। अब फूड बॉडी में चला गया तो सिंपल सी बात है वो फूड डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन मतलब कि फूड के अंदर जो भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, ठीक है, ये होता है डाइजेशन के अंदर। और ठीक ऐसे ही हमें अमीबा में देखने के लिए मिलता है। फिर डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट हो गया, फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव फूड है ना, ठीक है, वो पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही अमीबा में क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट होने के बाद जो अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड है वो डाइजेस्टिव फूड अमीबा के पूरे सेल में स्प्रेड होगा, ठीक है। कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद होता है बच्चों एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चों, जैसे ही फूड क्या होगा उसके पूरे सेल में फैलेगा, तो उसकी सेल्स क्या करेंगे बच्चों, उस डाइजेस्टिव फूड को यूज करेगी अपनी ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए और भी अदर फिनोमेनास को करने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, समझ रहे हो ना। जैसे ही फूड क्या होगा अमीबा के पूरे सेल में फैलेगा, तो अमीबा की सेल्स क्या करेंगे बच्चों, उस डाइजेस्टिव फूड का यूज करेंगी अपने सेल की ग्रोथ के लिए, अपने अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है ना इन सबके लिए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और एसिमिलेशन के बाद जो फिफ्थ स्टेप होगा वो होगा इजेशन। क्या होगा बच्चों, इजेशन, EGESTION। इजेशन में क्या होगा बच्चों, या इसको डेफिकेशन भी कह सकते हैं, DAE, डेफिकेशन। इजेशन और डेफिकेशन बात एक ही है, DAEFACATION। इजेशन क्यों दिया, डेफिकेशन क्यों दिया। इसमें क्या होगा बच्चों कि अमीबा के अंदर वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है अमीबा के अंदर, ठीक, अमीबा क्या करेगा, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी प्रोसेस को इजेशन या फिर डेफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और यही पूरा प्रोसेस हमें ह्यूमंस में भी यानी हमारे अंदर भी देखने को मिलता है। फूड को माउथ में रखते हैं यानी इंजेशन, फिर उसको घोटते हैं, फूड जाता है स्टमक में, वहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। फूड जैसे ही डाइजेस्ट होता है तो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में आके मिल जाते हैं और ब्लड से ही पूरे बॉडी में जाते हैं, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। फिर हमारी बॉडी की सेल्स क्या करती है, उस ब्लड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज़ करती है, उसको यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए, जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। और जो फूड हमारी बॉडी में बच गया है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उसे हम बॉडी से इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो आप मॉर्निंग में करते हो, ठीक, उसे आउट कर देते हैं बॉडी से। इस प्रोसेस को इजेशन या डेफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम, यानी कि पढ़ते हैं। तो समझ रहे हो ना। तो इससे एक बात चलती है कि न्यूट्रिशंस में, चाहे वो न्यूट्रिशन इन अमीबा हो, चाहे वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हो,
इसमें टोटल 5 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं फूड की डाइजेशन में। पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, पहला, दूसरा, तीसरा है एब्जॉर्प्शन बच्चों, चौथा है यहाँ पे एसिमिलेशन और पांचवा जो है यहाँ पे दैट इज इजेशन। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। और हाँ एक बात, अब क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि अमीबा आखिरकार खाता क्या है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये पानी में रहता है, ये मेनली फ्रेश वाटर में रहते हैं। अमीबा मेनली कहाँ रहता है बच्चों, ये फ्रेश वाटर में, ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर जो टाइनी प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स, उनको ये खाते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो हमारे टाइनी टाइनी मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, ठीक है, उनको ये खाते हैं अमीबा। ठीक है बच्चों, तो ये अमीबा का खाना है, टाइनी प्लांट्स, जो फ्रेश वाटर के अंदर जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको खाने का काम करते हैं अमीबा। ठीक है ना बच्चों, और ये कहाँ रहती है मेनली फ्रेश वाटर के अंदर। ये क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ है। इसकी सेल्स कैसी है, यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक नेचर की है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसका कोई शेप नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल का काम क्या है बच्चों, शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला है बच्चों यहाँ पे इंजेशन। क्या है बच्चों, पहला इंजेशन, इंजेशन। देखो बच्चों, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर कोई हाथ तो होता नहीं है कि वो फूड को अपने मुंह में रख लेगा, और ना ही अमीबा में कोई माउथ होता है। तो अमीबा में कोई हाथ और कोई माउथ नहीं होता। ठीक है, तो उसमें इंजेशन मतलब कि वो अपने फूड को कैसे लेता है अपने अंदर। ठीक है, वो देखते हैं। तो मान लो ये अमीबा है बच्चों, अमीबा का शेप कैसे भी बना सकती हो, क्योंकि ये इरेगुलर शेप होता है। कि मैंने अमीबा बना दिया, क्या बना दिया, अमीबा, ये मैंने अमीबा बना दिया। और ये उसका एक वेल डेवलप न्यूक्लियस है, जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। अब ये अमीबा क्या करेगा, जैसे मान लो ये इसका ये फूड, ये टाइनी प्लांट है, ये इसका फूड है। ये अमीबा क्या करेगा, अपने ये साइटोप्लाज्म को, ये इसका साइटोप्लाज्म है, आपने क्लास 9th में पढ़ा हो कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का जो लिक्विड वाला जो पार्ट है ना बच्चों, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये समझो आप। तो जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, आगे की तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो देख सकते हैं इसका ये वाला साइटोप्लाज्म जो है, इसने क्या किया, फूड को चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल फॉल्स फिट की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इसका पैर हो ये, लेकिन ये पैर नहीं होता, इसलिए इसे फॉल्स फिट कहते हैं, फिट, FWT फिट। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सूडोपीडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, PSEUDOPODIA, स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो क्या बताया मैंने बच्चों, सिंपल सा, कि ये अमीबा है। अमीबा का ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ मूव करेगा, और आगे की तरफ मूव करने की वजह से ये कुछ इस तरह से पैर की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेगा, लेकिन ये पैर नहीं होगा, ये फिट नहीं होगा, इसलिए इसे फॉल्स फिट या स्यूडोपोडिया कह देते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया क्या करेगा, सूडोपोडिया क्या करेगा, कि ये जो इसका फूड है, ये इसका जो प्रे जिसे कहते हैं, यानी फूड इसका, ठीक है, वो इस फूड को, मान लो ये इसका फॉल्स फिट है, ये मानो फॉल्स फिट है इसका, और ये फूड है, ये फूड को ऐसे इस तरह से क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा फूड को, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, ये फूड को कुछ इस तरीके से, ये फूड है इसका, ये फूड को कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ले लेगा, समझ रहे हो ना बच्चों, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका ये जो फूड है वो इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि इसने इस फीट का यूज बिल्कुल अपने हाथ की तरह किया है, और हाथ से इसने अपना फूड को अंदर लिया है, दैट इज इंजेशन। तो समझ आया, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, कि ये अमीबा क्या करेगा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और एक फॉल्स फिट की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर बना लेगा। इस स्ट्रक्चर को सूडोपोडिया कहते हैं, और इसी सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा, अपनी फूड को अंदर की तरफ लेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। और बच्चों, अमीबा में फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को क्या कहा मैंने, अमीबा के अंदर
फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। यानी कि जब फूड अमीबा के अंदर चला जाता है तो अमीबा के अंदर फूड को जाने के प्रोसेस को, अमीबा के अंदर फूड के जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं उसको? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है बच्चों? इनटेक, इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा। यानी कि फूड के अमीबा के अंदर जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो समझ आया? तो पहला स्टेप हुआ इंजेक्शन। अब खाना अमीबा के अंदर आ गया है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये मान लो अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका खाना, ये इसका प्रे है जो अमीबा के अंदर आ चुका है, यानी इंजेक्शन हो गया है इसका। ये इसका फूड है जो अमीबा के अंदर आ गया है। ठीक है। अब इंजेक्शन के बाद दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। ऑफ फूड का डाइजेशन होगा। तो दूसरा स्टेप है बच्चों यहाँ पे डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा बच्चों? जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक है। अमीबा के अंदर बच्चों एक सेल ऑर्गेनली होता है, इस तरीके से, इस तरीके से एक सेल ऑर्गेनली होता है। इस सेल ऑर्गेनली को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस सेल ऑर्गेनली को हम फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनली को? फूड वैक्यूल। इसी फूड वैक्यूल के अंदर ये जो फूड आया है अमीबा में, ये इसके अंदर चला जाता है, इस तरह से चला गया। क्या कहा मैंने? अमीबा के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनली होता है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो जब अमीबा फूड जब बाहर से लेता है तो वो फूड जो अमीबा के अंदर आया है, वो फूड अमीबा के अंदर एक सेल ऑर्गेनली है फूड वैक्यूल नाम का, तो वो फूड अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। अभी जो फूड वैक्यूल है बच्चों, इसके अंदर कुछ फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इनमें क्या पड़े होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या पड़े होते हैं इसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। जो क्या करते हैं बच्चों कि जो अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड आया है, उस फूड के अंदर, ये मान लो अमीबा का फूड है, अब इस फूड के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे इस फूड के अंदर जो भी प्रोटीन होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा, जो भी सेल्यूलोज होगा इस फूड के अंदर, जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि फूड वैक्यूल के अंदर जो अमीबा का फूड है वो पूरी तरीके से क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि अमीबा के अंदर जो फूड आया है, वो फूड क्या होगा? अमीबा के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनली होता है बच्चों, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। तो वो फूड क्या होगा? अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। अब अमीबा के फूड वैक्यूल में कुछ स्पेशल टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे कि अमीबा की फूड में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों? फूड पूरी तरह से क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन में सिंपल सा क्या होगा कि फूड के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। जो अमीबा में कहाँ पे होता है? अमीबा के अंदर एक सेल ऑर्गेनली है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा बच्चों? अमीबा का फूड का डाइजेशन होगा। और अमीबा क्या खाते हैं? अमीबा छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स खाते हैं जो पानी में रहते हैं। और अमीबा खुद कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर के अंदर। तो ये डाइजेशन हो गया। ठीक है। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चों? तीसरा स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलो तो ठीक है बच्चों। अब थर्ड स्टेप जो है बच्चों यहाँ पे वो होगा, दैट इज
एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, मान लो ये अमीबा है, ठीक है, बड़ा सा बना दिया मैंने, ये अमीबा का न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये इसका फूड वैक्यूल है, क्या है इसका फूड वैक्यूल, और इसकी फूड वैक्यूल के अंदर ये इसका डाइजेस्टिव फूड पड़ा है जो डाइजेस्ट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। अभी जो अमीबा के अंदर ये इसका फूड वैक्यूल है, क्या है ये फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनेली मतलब सेल का एक पार्ट होता है अमीबा में। फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर सेल का एक पार्ट है जहां पे क्या होता है, अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, किसके अंदर फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड वैक्यूल के अंदर ये पड़े हुए हैं क्या बच्चों, डाइजेस्टिव फूड। और ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा अमीबा का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसकी एक सिंगल सेल है और इसका न्यूक्लियस है वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो बच्चों अमीबा के अंदर क्या है कि ये जो फूड वैक्यूल के अंदर ये जो डाइजेस्टिव फूड है, इस डाइजेस्टिव फूड को सेल की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो ना। तो ये डाइजेस्टिव फूड जो है बच्चों फूड वैक्यूल के अंदर एक हाई क्वांटिटी में है। अब सेल के बाहर नीड है डाइजेस्टिव फूड की, तो कह सकते हैं बच्चों फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव फूड है वो हाई क्वांटिटी में है, और सेल के बाहर यानी कि फूड वैक्यूल के बाहर जो डाइजेस्टिव फूड है वो कम है काफ़ी, मतलब कि सेल को नीड है डाइजेस्टिव फूड की न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा बच्चों कि ये जो फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव फूड है, ये डाइजेस्टिव फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्या बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा बच्चों कि ये जो डाइजेस्टिव फूड जो है, ठीक है, ये फूड वैक्यूल से बाहर आ जाएगा इस तरह से, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, समझ रहे हो ना, सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन का भी सिंपल सा मतलब समझो कि जब कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब खुद देखो, ये अमीबा है पूरा, ये अमीबा का फूड वैक्यूल है, अमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर ये जो डाइजेस्टिव फूड है वो हाई क्वांटिटी में है, और फूड वैक्यूल के बाहर डाइजेस्टिव फूड बहुत ही कम है, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है फूड का और लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, समझ रहे हो ना। तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव फूड है वो अपने हायर क्वांटिटी से यानी फूड वैक्यूल से अपनी लोअर क्वांटिटी साइटोप्लाज्म में जाना स्टार्ट कर देता है। इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लो कि दो बीकर है और वो दोनों बीकर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक बीकर भरा हुआ है और दूसरा बीकर खाली है। तो एक बीकर के अंदर क्या है बच्चों, पानी हाई क्वांटिटी में है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, दूसरे बीकर में लो कॉन्सेंट्रेशन में है। तो अगर पहले वाले बीकर जिसके अंदर पानी ज़्यादा है उसमें अगर छेद करेंगे हम, होल करेंगे, तो पानी क्या होगा, खाली बीकर में जाना शुरू कर देगा, मतलब हायर टू लोअर। उसी तरह से यहाँ पे समझो कि फूड वैक्यूल के अंदर बच्चों फूड जो डाइजेस्टिव फूड है वो हाई क्वांटिटी में है, और फूड वैक्यूल के बाहर डाइजेस्टिव फूड लो क्वांटिटी में है, या कह सकते हैं नहीं है। तो मतलब कि सेल को नीड है इस डाइजेस्टिव फूड की, तो ये डाइजेस्टिव फूड क्या होगा, अपनी हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। जैसे ही क्या होगा बच्चों, फूड वैक्यूल से निकल के जैसे ही क्या होगा, फूड मतलब कि जैसे ही डाइजेस्टिव फूड फूड वैक्यूल से निकल के जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा तो ये फूड पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, इसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और एक बात तो ध्यान रखनी बच्चों कि जैसे ही क्या होगा, फूड वैक्यूल में से डाइजेस्टिव फूड बाहर निकलेगा, वैसे ही फूड वैक्यूल डीजनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। तो मैंने एब्जॉर्प्शन में क्या बताया कि ये जो हमारे अमीबा है, अमीबा का ये फूड वैक्यूल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव फूड पड़ा है। तो ये डाइजेस्टिव फूड क्या होगा बच्चों, फूड वैक्यूल से निकलेगा और सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। और जैसे ही बच्चों डाइजेस्टिव फूड फूड वैक्यूल से निकल के साइटोप्लाज्म में फैलेगा, वैसे ही ये फूड वैक्यूल डीजनरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या है बच्चों, चौथा स्टेप दैट इज एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चों कि जैसे ही ये समझो यहाँ पे, जैसे ही क्या होगा डाइजेस्टिव फूड सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में फैलेगा,
ठीक है। तो जो सेल्स हैं, ये जो सिंगल सेल है वो क्या करेगा, उस डाइजेस्टिव फूड को यूज़ करेगा। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट जब ब्लड में आता है तो हमारी बॉडी की हर टिश्यूज़ की सेल्स उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करती हैं। उसी तरीके से बच्चों इस डाइजेस्टिव फूड के अंदर तरह-तरह के न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं। तो जैसे ही ये पूरा डाइजेस्टिव फूड साइटोप्लाज़्म में फैलेगा, तो ये जो सेल है वो उस डाइजेस्टिव फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेगा। किस लिए यूज़ करेगा? अपनी सेल की ग्रोथ के लिए। अपने सेल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है, एंड और भी फिनोमेनास को परफॉर्म करने के लिए, ताकि ये अमीबा अपनी लाइफ साइकिल को चला पाए। समझ रहे हो बच्चों? और इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन का सिंपल सा मतलब होता है बच्चों, जैसे ही फूड अमीबा के पूरे साइटोप्लाज्म में फैलेगा, वैसे ही अमीबा की सेल क्या करेगी कि डाइजेस्टिव फूड में प्रेजेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अमीबा की सेल क्या करेगी, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी। किस लिए? ताकि अमीबा की सेल में ग्रोथ हो पाए, अमीबा रेस्पिरेशन कर पाए और अदर फंक्शंस कर पाए, ताकि अपनी लाइफ साइकिल को चला पाए। और इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि जो अमीबा सेल जो है, अमीबा सेल वो क्या करेगा, यूज दी यूज दी न्यूट्रिएंट्स, ये डाइजेस्टिव फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ डाइजेस्टिव फूड, डी फॉर डाइजेस्टिव फूड। तो डाइजेस्टिव फूड के अंदर क्या कहा मैंने, डाइजेस्टिव फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो इन न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगी अपनी सेल की ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और भी अदर एक्टिविटीज के लिए, ताकि इसकी लाइफ साइकिल इजीली चल पाए अमीबा की। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है बच्चों, यहाँ पे फिफ्थ स्टेप वो है इजेशन। क्या? इजेशन, जिसको हम डेफिकेशन भी कह सकते हैं। इजेशन, इजेशन में सिंपल सा क्या हुआ बच्चों कि अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है अमीबा के अंदर, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, देखो बच्चों मान लो अमीबा है, अमीबा के अंदर एक वैक्यूल और होता है कुछ इस तरीके से, इसे बच्चों कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं इसको हम? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। CONTRACTILE, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें होता क्या है बच्चों कि अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, मतलब जो फूड अनडाइजेस्ट रह गया है, वो अनडाइजेस्टेड फूड इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आके स्टोर हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों? अनडाइजेस्टेड फूड है। क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड। क्या कहा मैंने कि अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अमीबा में जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है बच्चों, अमीबा के अंदर एक स्पेशल टाइप का दूसरा वैक्यूल और होता है, इसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर आके स्टोर हो जाता है। क्या होता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे स्टोर होते हैं काफी ज्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के वॉल्स पे प्रेशर लगता है, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है बच्चों कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये फट जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फटती है तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो अमीबा के सरफेस से क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि अमीबा के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड का लेवल बढ़ गया है और बाहर की तरफ कम है, ठीक है, तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के सरफेस से बाहर निकल जाता है सिंपल सा डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ये याद रखो आप, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, इसी को इजेशन कहते हैं। तो अमीबा में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो फूड अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाके स्टोर होता रहता है, जिसकी वजह से अमीबा की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वॉल्स पे प्रेशर लगता है, और इस प्रेशर की वजह से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फट जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फटता है तो वैसे ही ये अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के सरफेस से बाहर निकल जाता है। क्या? अमीबा के सरफेस से बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये लाइन याद रखेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफेकेशन। तो यह है पूरा इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जिसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं: इंजेशन, डाइजेशन,
एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेफेकेशन। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा अमीबा। समझ आया कि अमीबा होता क्या है? ये एक प्रोटोजोन है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सेल्स यूकेरियोटिक होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इसका कोई शेप नहीं होता अमीबा का, कैसा भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और ये क्या खाते हैं? फ्रेश वाटर में जो छोटे छोटे जो टाइनी प्लांट्स होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। और जब अमीबा अपने अंदर फूड को इंटेक करता है तो इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है फूड वैक्यूल अमीबा का, जिसमें फूड का डाइजेशन है, और यह है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा का, जिसमें अमीबा का अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया है अच्छी तरह से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, उसमें भी ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वो उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इसलिए हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।